गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात की थी। राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश थे उनको पश्चिमी रेतीला जो विशाल मैदान था उसे दो भागों में बांटा था, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। तो टॉपिक रहेगा रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान और रेतीला अर्ध शुष्क मैदान, इन दोनों भागों को अलग करने वाली एक वर्षा रेखा है जो 25 सेमी वर्षा रेखा के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसे दो भागों में बांटा है, रेतीला शुष्क और अर्ध शुष्क। अब हम बात करेंगे रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला जो शुष्क मैदान है बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर, राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है, जो रेड क्लिफ रेखा से शुरू होकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक है। रेड क्लिफ रेखा यानी भारत और पाक सीमा, पाक और भारत सीमा यानी भारत में राजस्थान की सीमा है, यहाँ से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक इस मैदानी भाग का विस्तार है। अब बात करते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो रेतीला मैदान है, रेतीला शुष्क मैदान, इन्हें पुनः दो भागों में बांटा है। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इन्हें दो भागों में बांटा है। हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है, ये पार्ट है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। स्तूप युक्त प्रदेश बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। राजस्थान का पश्चिमी भाग बालू का स्तूपों से ढका हुआ होने के कारण इसे बालू का स्तूप अपरदन और निक्षेपण की क्रिया भी होती रहती है। यह प्रक्रिया मार्च से जुलाई तक अत्यधिक होती है और इस भूभाग में पाकिस्तान की सीमा के सारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक यह भाग फैला हुआ है। इस क्षेत्र में महान भारतीय मरुस्थल क्षेत्र भी कहा जाता है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी भाग से शुरू होकर भाग में बालू का स्तूपों का ढेर है। ढेर होने के कारण ये बालू का स्तूप वायु के द्वारा पतित और निक्षेपित होते हैं। होने के कारण ये बालू का स्तूप वायु के द्वारा अपरदित
और निक्षेपित होते रहते हैं। अपरदन का मतलब है कटाव और निक्षेपण का मतलब है जमाव। तो पूछ लिया जाए, राजस्थान की शुष्क रेतीला मैदान है, मरुस्थलीय भाग है, उनमें अपरदन किस कारणों से अधिक होता है? तो वायु द्वारा उन क्षेत्रों में अपरदन अत्यधिक मात्रा में होता है। जो प्रक्रिया, यह प्रक्रिया अपरदन की जो प्रक्रिया है, ये मार्च से लेकर जुलाई के मध्य अत्यधिक होती है, यानी जो अपरदन और निक्षेपण की जो क्रिया है मार्च से लेकर जुलाई के मध्य राजस्थान के शुष्क रेतीला जो मैदान है उसमें अधिक देखी जाती है। और यह भूभाग पाकिस्तान सीमा के सहारे सारे भाग, पाक सीमा के सहारे फैला हो, सहारे कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी है गुजरात के पास, खाड़ी से पंजाब तक इसका विस्तार है। यानी जो रेतीला भूभाग है, मरुस्थलीय भूभाग है, ये कच्छ के खाड़ी से, कच्छ के रण से लेकर पंजाब तक इसका विस्तार होता है। इसी कारण से महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को पुनः 3 भागों में बांटा है। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल को पुनः 3 भागों में बांटा है, पहला है पवनानुवर्ती कह सकते हैं, पवनानुवर्ती कह सकते हैं। पहला है पवनानुवर्ती भाग, दूसरा है बरखान और तीसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, ये स्तूप मैदानी भाग में दक्षिण और पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम से जोधपुर और बाड़मेर तक इसका विस्तार है। इस प्रकार के स्तूप लंबी धुरी के रूप में वायु की दिशा के समानांतर होते हैं। पवनानुवर्ती जो स्तूप है पवनों के समानांतर होते हैं। इसे अनुदैर्ध्य स्तूप के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप है, ये स्तूप मैदानी भागों में दक्षिण तथा पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। दक्षिण तथा पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। ये बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर
ये जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम से लेकर से जोधपुर और एवं बाड़मेर तक पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम से लेकर जोधपुर और बाड़मेर की स्थिति पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्तूप लंबी धुरी के रूप में वायु के समानांतर होते हैं। इसका दूसरा नाम है अनुदेधैर्य। इन स्तूपों की स्थिति ये होती है, यहां से वायु का प्रवाह होता है। इस तरीके के इन स्तूपों की आकृति पाई गई है। ये वायु की गति। इस तरीके से स्तूप बनते हैं भारत में। पवनानुवर्ती स्तूप या अनुदैर्ध्य स्तूप। दूसरा है बरखान स्तूप। या अनुप्रस्थ स्तूप। अनुप्रस्थ स्तूप है जो दीर्घ काल तक हवा एक ही दिशा में चलती है और पवनों की दिशा के समकोण पर बालों का स्तूप बन जाते हैं। जो दीर्घ काल तक पवनों के एक ही दिशा में चलने के कारण बनते हैं। जब पवनों की दिशा एक ही दिशा में चलती हैं तो पवनों के समकोण पर ये स्तूप बन जाते हैं। तो इस तरीके से होते हैं ये स्तूप होते हैं। पवनें से चलती हैं, तो ऐसे चलकर इस तरीके से नीचे की ओर पवनें उतरती हैं। ये है पवनों की दिशा। ये पवनों के समकोण की स्थिति में बन जाते हैं। अब आता है बरखान। तीसरा जो स्तूप है वो अपना है बरखान। बरखान की जो स्थिति बनती है वो अर्धचंद्राकार होते हैं। इस स्तूप को अर्धचंद्राकार स्तूप के नाम से भी जानते हैं। ये स्तूप एक दराती की तरह होते हैं। ये स्तूप सर्वाधिक विनाशकारी भी होते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं क्योंकि इस स्तूप की सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर में
चलती है। इसके अलावा ये जो स्तूप है ये चूरू के भालेरी जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में बनते हैं। इन स्तूप की जो आकृतियां होती हैं वो इस तरीके से होती है। ये होती है पवनों की दिशा, पवनों की दिशा। इसके अलावा ओसिया बाड़मेर, ओसिया जोधपुर में भी इस तरीके के स्तूप बनते हैं। तो बालों का स्तूप युक्त प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान, ये 3 श्रेणियां हैं।